हेलो स्टूडेंट। यूथ पब्लिकेशन जनरल साइंस जनरल स्टडीज की बुक का ये तीसरा पार्ट है। आइए देखते हैं क्वेश्चंस को और जल्द से जल्द इस बुक को हिस्ट्री के पार्ट को खत्म करके आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों, आज करेंगे मुगल कालीन साहित्य। औरंगजेब तक हमने पढ़ लिया था, अब आगे करते हैं मुगल कालीन। तो अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम के शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे। तो महत्वपूर्ण कवि कौन थे? शाहजहां के शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे। मुगल काल में फारसी साहित्य के साथ तथा फारसी साहित्य के साथ साथ हिंदी साहित्य तथा उर्दू का विकास हुआ। मुगल शासक शाहजहां के शासनकाल के दौरान कवि अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम थे। सम्राट अकबर के समय कवि फेजी, अबुल फजल, तुलसीदास तथा रसखान जैसे कवि थे। जहांगीर के समय में सूरदास, बिहारी, केशवदास कवि थे। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी गई है। इसका व्याख्या कर पढ़ते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में की। इसमें बाबर ने अपने जीवन की अनेक घटनाओं का विस्तार से वर्णन किया। बाबर ने तुगलक युद्ध प्रणाली की जानकारी भी देते हैं। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो प्रथम युद्ध हुआ वो 1526 में हुआ। ठीक है बच्चों, तो ये सब चीजें ध्यान रखना है। बाबर ने कलंदर गाजी की उपाधि धारण की थी। मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई पुस्तक गीत गोविंदम के लेखक कौन हैं? तो गीत गोविंद के लेखक कौन है बच्चों? गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक मिनट बच्चों। तो मुगल सम्राट बाबर की बात करें तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो युद्ध हुआ था 1526 में हुआ था। और जयदेव की रचना किसने की थी? जयदेव गीत गोविंद की रचना की है जयदेव ने। तुलसीदास जी की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? रामचरितमानस तुलसीदास जी की महत्वपूर्ण रचना है। दोहावली, गीतावली और विनय पत्रिका कबीरदास जी की बीजक है। मीराबाई की गीत गोविंद। मीराबाई की कौन कौन सी रचना है बच्चों? मीराबाई की गीत गोविंद, टीका, राग गोविंद। मध्यकाल में भारत आने वाले यात्रियों ने अपनी जीवनी लिखी और दरबारी कवियों ने अपने राजाओं की प्रशंसा के लिए कविताएं लिखी। इन साहित्य स्रोतों को क्या कहा? इन साहित्य स्रोतों को इतिवृत्त कहा जाता है। बाबरनामा जो बाबर की आत्मकथा थी किस भाषा में लिखी गई? तुर्की भाषा में लिखी गई। इसमें बाबर द्वारा लड़े गए युद्धों का वर्णन है। नेक्स्ट मुगल कालीन स्थापत्य कला के बारे में अध्ययन करेंगे। मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस स्मारक में स्थित है? तो मोती मस्जिद आगरा के किले में स्थित है। और आगरा के किले का निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने। आगरा में ताजमहल भी स्थित है, इसका भी निर्माण शाहजहां ने कराया और अपनी बेगम नूरजहां के मुमताज महल के याद में कराया था। 1632 में शुरू किया गया और 1648 में पूरा हुआ। ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू किया गया और 1648 में पूरा हुआ। तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने किया, मुमताज महल की याद में किया। इसकी वास्तुशैली में ईरानी, तुर्क, भारतीय और इस्लामी वास्तुकला घटकों का अनोखा सम्मिश्रण है। ताजमहल यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। जयपुर में विख्यात हवा महल एक बहुस्तरीय महल है जिसे सवाई प्रताप सिंह द्वारा कब बनवाया गया था? तो 1799 में बनाया गया था। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। और इसे जयपुर में हवा महल कहाँ स्थित है बच्चों? हवा महल जयपुर में स्थित है।
इसे पिंक सिटी भी कहते हैं, गुलाबी शहर कहते हैं। फतेहपुर सीकरी में या विजय का शहर 12 साल तक अकबर की राजधानी रहा है। अकबर की राजधानी रहा है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया? फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने किया। मोती मस्जिद या पर्ल मस्जिद लाल किले के सबसे सुंदर संरचना है। लाल बलुआ पत्थर का कौन सा प्रसिद्ध किला मुगल शासकों का शाही शहर को घेरता है? तो आगरा का किला, जिसे शाहजहां ने बनवाया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? तो कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति की स्मारक नहीं है? तो वो कौन सी इमारत है? वो चार मीनार है। ताजमहल तो मुमताज महल की याद में बनाया गया था। बीबी का मकबरा दिलरास बानो बेगम और चार मीनार किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। या तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण स्मारक है। चार मीनार को हैदराबाद के शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। चार मीनार के निर्माण में किस व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन के लिए किया गया था? तो प्लेग उस दिन फैला था। प्लेग किससे फैलता है बच्चों? प्लेग चूहों से फैलता है। और चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। निम्नलिखित में से कौन सी धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों रूप से प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित है? कुतुब शाही मकबरे। निम्न में कौन फतेहपुर सीकरी में एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है? गोल गुंबद एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है। गोल गुंबद फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। गोल गुंबद फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। और गोल गुंबद बीजापुर के सम्राट सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। आदिल शाह का मकबरा है जो कर्नाटक राज्य के बीजापुर में स्थित है। महाराष्ट्र में स्थित मरूद जंजीर किला चारों ओर से किससे घिरा हुआ है? तो चारों ओर से किससे घिरा हुआ है बच्चों? चारों ओर से जल से घिरा हुआ है। चारों ओर से जल से घिरा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा है। मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा मुगल वास्तुकला से प्रेरित मकबरा है या नई दिल्ली के दीनपनाह अर्थात पुराने किले के निकट निजामुद्दीन औलिया के दरगाह के पास है। हवा महल का निर्माण किसने किया? हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने किया। और ये कहाँ पर है? राजस्थान के जयपुर में है। जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ? तो लाल और गुलाबी पत्थरों से हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने किया? सवाई राजा जयसिंह ने किया। निम्नलिखित में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया? जामा मस्जिद, मक्का मस्जिद हैदराबाद द्वारा महत्वपूर्ण किया गया। मक्का मस्जिद औरंगजेब द्वारा संपूर्ण किया गया। गोलकुंडा कहाँ है? गोलकुंडा हैदराबाद में है बच्चों। बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? नई दिल्ली में है। रानी की वाव कहाँ है? गुजरात में। दिल्ली में जामा मस्जिद किस भारतीय बादशाह के शासनकाल में बनाया गया? तो दिल्ली का जामा मस्जिद शाहजहां के शासनकाल में बनाया गया। दिल्ली का जामा मस्जिद शाहजहां के शासनकाल में बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और दिल्ली में प्रसिद्ध है? दिल्ली में ताजमहल है। गोलकुंडा किला कहाँ है? गोलकुंडा किला हैदराबाद में है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 117 क्वेश्चन। थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है ये। 117 क्वेश्चन पे आइए। हाँ, गुरु नानक जी ने सिख धर्म की स्थापना किस शताब्दी में की? तो गुरु नानक जी ने सिख धर्म की स्थापना 15वीं शताब्दी में की। और ये 15वीं शताब्दी मुगल काल से संबंधित है। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की। गुरु नानक जी सिख धर्म की स्थापना पंजाब प्रांत में किए। गुरु नानक के अनुयायी ही सिख कहलाए। गुरु नानक ने गुरु के लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किया।
जिसे गुरु अंगद ने स्थायी बना दिया। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया। सिख के 9वें गुरु तेग बहादुर हुए, जिन्हें औरंगजेब ने इस्लाम न स्वीकार करने के कारण मरवा दिया। गुरु अर्जुन देव को किसने मरवाया? गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मरवाया। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। स्वर्ण मंदिर, जिसे हरमिंदर साहब या दरबार साहब कहा जाता है, कहाँ स्थित है? अमृतसर में स्थित है। इसका निर्माण सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने कराया। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने कराया। चिलवाला का युद्ध कब लड़ा गया? चिलवाला का युद्ध कब लड़ा गया? चिलवाला का युद्ध लड़ा गया 1849 में किया गया। स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? स्वर्ण मंदिर अमृतसर सरोवर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 121। जैसलमेर का किला स्थित है, तो जैसलमेर का किला राजस्थान में स्थित है। जैसलमेर का किला कहाँ स्थित है बच्चों? जैसलमेर का किला राजस्थान में स्थित है। राजस्थान भव्य किलों, महलों और सुंदर झीलों के लिए प्रसिद्ध है, जो विश्व भर में पर्यटकों को आकर्षित करता है। जैसलमेर के किले को गोल्डन किला भी कहा जाता है। गोलकुंडा किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में हुआ। गोलकुंडा के किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में हुआ। गोलकुंडे किले का निर्माण काकतीय शासकों द्वारा किया गया। गोलकुंडा दक्षिण भारत में हैदराबाद नगर में 5 मील पश्चिम की ओर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 123। मध्ययुगीन काल में सरकी राजाओं ने अटाला मस्जिद को बनवाया। अटाला मस्जिद का निर्माण जौनपुर में हुआ और जौनपुर नगर की स्थापना अटाला मस्जिद का निर्माण जौनपुर को अटाला देवी मंदिर है, ठीक है। जोना खान ने जौनपुर नगर की स्थापना की थी। निम्नलिखित संगीतकारों में वह कौन है जो 1253 से 1325 ईस्वी तक जीवित थे और जिन्हें पारंपरिक तबला और सितार तक, ठीक है, और जिन्होंने तबला और सितार की आविष्कार किया? तो अमीर खुसरो ने तबला और सितार की स्थापना की और अमीर खुसरो ने 7 सुल्तानों की पीढ़ी को देखा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 125। मध्यकालीन प्रसिद्ध साहित्य सभा साहित्यिक प्रतिभा गुरु बसो ने इस भाषा में अपने प्रसिद्ध साहित्य कार्यों का संकलन किया। तो कन्नड़ में, बस सुनते जाइए बच्चों, ध्यान से सुनते जाइए, सब चीज याद हो जाएगा। राजपूत राजवंश के अनंगपाल तोमर ने राज्य स्थापित किया। तो राजपूत राजवंश के अनंगपाल तोमर ने दिल्ली का राज्य का स्थापित किया। इस दिल्ली का स्थापना दिल्लिका नाम से किया। भारत में मध्यकाल शताब्दी से शुरू होता है। भारत में 8वीं और 8वीं शताब्दी से शुरू होता है और 18वीं शताब्दी में समाप्त हो जाता है। पिंजोरा गार्डन, जिसे यादवेंद्र गार्डन भी कहा जाता है, कहाँ से 20 किलोमीटर की दूर पर स्थित है? कहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है? चंडीगढ़ से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसमें शाही भारत में स्थित पूर्व मुगल बागों में से एक है। तो चश्मे शाही कश्मीर भारत में स्थित पूर्व मुगल बागों में से एक है। आधुनिक इतिहास गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा इस वर्ष कब्जा किया गया। गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा 1510 ईस्वी में कब्जा किया गया। इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया। 1870 में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया। इनकी नाम था महारानी विक्टोरिया। इन्हीं के नाम पर कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल भवन की निर्माण किया गया। प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडिया के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया, लेकिन अंत में यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार तक ही सीमित हो गया। जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने कब्जा कर लिया, तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया, मद्रास में लड़ा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर 1600 को एलिजाबेथ प्रथम द्वारा अंग्रेजी रॉयल चार्टर दिया गया था।
महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट द्वारा हस्ताक्षरित एक चार्टर के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1600 में हुआ। अंग्रेजों ने सन 1849 में पंजाब पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने वर्ष 1848 में ओडिशा के खोंडो के साथ शांत समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना के समय भारत का शासक अकबर था। की व्याख्या कर पढ़ते हैं तो भारत में आई यूरोपीय कंपनियों में अंग्रेज सर्वाधिक सफल रहे। अंग्रेजों ने पूर्व में अपनी व्यापारिक गतिविधियों के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। उस समय भारत का मुगल सम्राट अकबर था। भारत में फोर्ट विलियम डेस नदी के किनारे स्थित है, तो भारत में फोर्ट विलियम हुगली नदी के किनारे स्थित है। भारत में फोर्ट विलियम कोलकाता में हुगली नदी के किनारे पर बना एक किला है। इस किले का निर्माण 1781 में हुआ था। इसके प्रथम प्रेसिडेंट चार्ल्स आयर थे। लॉर्ड वेलेस्ली के समय में इस किले में भारतीय नागरिक सेवा में भर्ती हुए युवकों को प्रशिक्षित किया जाता था। 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा इस किले का निर्माण किया गया। सेंट एंजोला फोर्ट। भारत को में अपना नियंत्रण को बढ़ाने हेतु ब्रिटिश और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़े गए, परंतु निम्नलिखित में से युद्ध जो उसमें शामिल नहीं है, एंग्लो बांग्ला भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमाने से पहले भारत से बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था। सूती और रेशम कपड़ों का निर्यात करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर को अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को नाम से भी जाना जाता है, तो जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज्य को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो गोवा मुक्त आंदोलन। 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना करने के लिए महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। वास्को डी गामा भारत कब आया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1498 में वास्को डी गामा भारत आया। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीगढ़ बंदरगाह पहुंचा और भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। तो वास्को डी गामा 1492 में भारत आया, रेड ड्रैगन जहाज से आया था और कालीगढ़ बंदरगाह पहुंचा। 20 नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए? 16वीं सदी में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरोपीय व्यापारी 1498 ईस्वी में पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डी गामा के आगमन के साथ पहले भारतीय तटों पर किस शहर के नजदीक पहुंचे? कालीकट। भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा है? तो भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला है फोर्ट सेंट जॉर्ज। केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? तो केप ऑफ गुड होप दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जाता है दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित है। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा उत्तमासा अंतरिक्ष होकर ही भारत आया था। 1498 में कालीकट बंदरगाह पहुंचा था। अरब व्यापारियों ने लाल सागर और भूमध्य बंदरगाहों के माध्यम से वस्तुओं को यूरोपीय देशों में भेजा। नेक्स्ट चैप्टर करते हैं बच्चों, मराठों का उदय। शिवाजी ने 1660 के दशक में हमलों की श्रृंखला का नेतृत्व करने के लिए गुरिल्ला रणनीति और सैन्य रणनीतियों का उपयोग किया। तो गुरिल्ला जो वार था वो शिवाजी ने स्टार्ट किया। शिवाजी का जन्म पूना के निकट शिवनेरी के दुर्ग में शाहजी भोसले के प्रथम पत्नी जीजाबाई के गर्भ में हुआ था। इनके आरंभिक जीवन पर इनकी माता जीजाबाई और गुरु
एवं संरक्षक दादाजी कोंडदेव के व्यक्तित्व का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। इन्होंने मालवा प्रदेश को अपने जीवन की प्रारंभिक कार्यस्थली बनाई। गुरिल्ला रणनीति यानी छापामार नीति के नाम से जाना जाता है। शिवाजी के जन्म इनमें से किस किले में हुआ? शिवनेरी दुर्ग में हुआ। नागरिक सरकार ने सर्वोच्च प्रमुख के रूप में अष्टप्रधान नामक 8 मंत्रियों की परिषद नियुक्त की। शिवाजी ने अष्टप्रधान शिवाजी के मंत्री परिषद में थी, जिनका नाम था पेशवा, अमात्य, वाक्यानिविस, चिटनिस, सुमंत, सर नौबाद, पंडित राव और न्यायाधीश। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। इस युद्ध में मराठों का सेनापति सदाशिवराव भाऊ था। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? 1526 में हुई, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर विजयी हुआ। दूसरी लड़ाई 1556 में हुई, अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें अकबर विजयी हुआ। दूसरी लड़ाई 1556 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुई थी। अकबर के सेनापति हेमू के बीच में हुई थी। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने किससे युद्ध किया? मराठों से युद्ध किया। सालबार की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो सालबार की संधि पर 1782 में हस्ताक्षर किए गए थे और इसे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया था। मराठों ने सन में अहमद शाह अब्दाली से पराजित होकर सत्ता खो दी। मराठों ने 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली से हार कर सत्ता खो दी। 1556 में जो युद्ध हुआ था, पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें अकबर विजयी हुआ। बरसीन की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया? बरसीन की संधि पेशवा बाजीराव दुर्ती और अंग्रेजों के मध्य हुई। इसमें 1802 में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ। महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच में हुआ था 1576 ईस्वी में। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। प्लासी और बक्सर की लड़ाई में अंग्रेज शासन की स्थापना की। तो प्लासी की लड़ाई कब हुई? 23 जून 1757 में। बंगाल के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के सेना के बीच में हुआ। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 में। ब्रिटिश द्वारा प्लासी युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया? रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा गया। प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई? भागीरथी नदी के तट पर हुई। मुर्शिद कुली खान ने खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर लिया और अपनी राजधानी ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदर अली ने अंग्रेजों के साथ मद्रास संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसमें दोनों उनके उभयनिष्ठ शत्रु मराठा के विरुद्ध परस्पर मदद करने की सहमति हुई। आंग्ल में साथ मैसूर युद्ध 1767 से 1769। भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ी सामंती राज्य कौन था? हैदराबाद। निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया? इलाहाबाद की संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सबसे बड़े महलों में से एक, जिसे अंबा विलास के रूप में जाना जाता है, और यह वाडियार महाराजा के निवास भी था। तो मैसूर भारत का सबसे बड़े महलों में से एक, जिसे अंबा विलास के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो टीपू सुल्तान मस्जिद कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट टॉपिक है औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था, कॉलोनियल इकोनॉमी।
अंग्रेजों ने भारत के क्षेत्रों को प्रांतों में विभाजित किया। बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता है। सन 1853 में बॉम्बे से ठाणे तक यातायात के लिए पहला रेल मार्ग खोला गया था। भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू हुई? महाराष्ट्र। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया? बंगाल में स्थापित किया गया। चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण के किसान पंचकटिया प्रणाली को अपनाते थे, जिसमें 1 बीघा भूमि के 5 कट्ठों में नील बोया जाता था। पंचकटिया नामक व्यवस्था में 1 बीघा जमीन की खेती में 5 कट्ठे में नील की खेती को करना अनिवार्य बना दिया गया था और इस व्यवस्था से किसान बहुत परेशान थे। यह परेशानी विद्रोह की शक्ल में उभरी और राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया। 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अस्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। वर्तमान के पश्चात उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में 1830 में महलवाड़ी प्रथा को शुरू किया गया। महलवाड़ी प्रथा किसने शुरू की? हार्ट मैकेंजी ने शुरू की। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब शुरू हुई? 1820 में रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई और उसको टॉमस मुनरो ने प्रारंभ किया। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था मुनरो ने प्रारंभ की। ठीक है बच्चों, महलवाड़ी व्यवस्था हार्ट मैकेंजी ने और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया। अस्थायी बंदोबस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, रैयतवाड़ी व्यवस्था को बंबई और मद्रास में शुरू किया गया था। इजारेदारी व्यवस्था किसने स्टार्ट की? इजारेदारी व्यवस्था वारेन हेस्टिंग्स ने स्टार्ट की। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। धन्यवाद।